नमस्कार। आज हम 18वीं सदी के बिल्कुल अंत में चल रहे हैं और देख रहे हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ें कैसे मजबूत हुईं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ अहम एक्ट्स हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर 1786 का एक संशोधन और 1793 का चार्टर एक्ट। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधारों का भी जिक्र है इनमें। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए समझते हैं कि ये कानूनी और प्रशासनिक बदलाव कैसे हुए और कैसे इन्होंने ब्रिटिश पकड़ को कसा। सही। शुरुआत पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से होती है। इसने एक, आप कह सकते हैं, दोहरी शासन प्रणाली बनाई। दोहरी प्रणाली मतलब ये कि शक्तियां बटी हुई थी कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और ब्रिटिश सरकार के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बीच। अच्छा, पावर शेयरिंग जैसा कुछ। हाँ, एक तरह से। और इसी एक्ट ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी 4 से घटाकर 3 कर दिए थे। ओह। और देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एक गुप्त समिति के जरिए सीधे भारत में आदेश भेजने का अधिकार मिल गया। और ये सिस्टम 1858 तक चला। काफी लंबा चला। लेकिन अगर दो कंट्रोल थे तो टकराव भी तो होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल होता था, खास तौर पर गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के बीच अधिकारों को लेकर। अच्छा। बात इतनी बढ़ी कि 1785 में उस वक्त के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को इस्तीफा देना पड़ गया। ओह, तो ये मामला गंभीर था। इसी अनुभव से फिर आगे का रास्ता बना होगा शायद। यहाँ से बात दिलचस्प होती है। सही कहा आपने, बिल्कुल। इसी वजह से जब 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाने की बात हुई तो वो तैयार तो हुए, पर 2 शर्तें रख दी उन्होंने। शर्तें पद लेने से पहले? हाँ, पहली ये कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों की शक्तियां उन्हीं के पास हो, एक ही व्यक्ति के पास। और दूसरी? दूसरी ये कि खास हालात में वो अपनी काउंसिल के फैसलों को मानने से इनकार कर सके, मतलब ओवरराइड कर सके। और ब्रिटिश संसद मान गई? ये तो बड़ी बात है। हाँ, मान गई। 1786 का जो संशोधन अधिनियम आया, उसने कॉर्नवालिस को ये दोनों असाधारण शक्तियां दे दी। फिर तो कॉर्नवालिस ने इन शक्तियों का भरपूर इस्तेमाल किया होगा। उन्हें तो भारत में सिविल सेवा का जनक भी कहते हैं ना? बिल्कुल। उन्होंने इन ताकतों का इस्तेमाल करके कई बड़े सुधार किए, प्रशासनिक, न्यायिक, कई क्षेत्रों में। जैसे 1793 में उनका मशहूर कॉर्नवालिस कोड आया। ये शक्तियों के पृथक्करण, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत पर था। शक्तियों का पृथक्करण यानी कि राजस्व वसूलने का काम और न्याय करने का काम अलग अलग कर दिया गया। जो कलेक्टर थे, उनसे जुडिशियल पावर ले ली गई। अब वो सिर्फ रेवेन्यू देखेंगे। इससे कुछ फर्क पड़ा जमीन पर? सिद्धांत तो यही था कि टैक्स लेने वाला ही जज ना हो, निष्पक्षता बढ़े। और इसी के साथ उन्होंने कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ पर भी जोर दिया। मतलब कानून सबसे ऊपर। कि कानून सबके लिए बराबर है। फौजदारी कानून में भी बदलाव हुए, जैसे हत्या के केस में हथियार से ज्यादा नियत को अहमियत दी गई। अच्छा। और वो जो सजाएं थी ना, अंग काट देना वगैरह, उनकी जगह सख्त कैद का प्रावधान आया। ये तो महत्वपूर्ण बदलाव थे। बिल्कुल। पर उनका सबसे ज्यादा चर्चित और कह सकते हैं विवादास्पद सुधार था 1793 का बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। हाँ, स्थायी बंदोबस्त। इसके बारे में तो बहुत सुना है। इसमें जमींदारों को मान लिया गया था ना? हाँ, जमींदारों को जमीन का मालिक माना गया और जो लगान था वो हमेशा के लिए फिक्स्ड कर दिया गया। हमेशा के लिए? हाँ, हमेशा के लिए। तय हुआ कि जो भी लगान आएगा उसका 89 हिस्सा कंपनी लेगी और 19 जमींदार का। सुनने में तो ये स्थिरता लाने वाला लगता है। ऊपरी तौर पर तो यही मकसद था, लेकिन असल में इसने एक ऐसा ढांचा बना दिया जिसमें जमींदार और कंपनी के बीच अक्सर किसान ही पिसता रहा। खैर, वो एक अलग लंबी बहस है। और फिर इसी समय 1793 में ही चार्टर एक्ट भी आ गया। हाँ बिल्कुल। इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 सालों के लिए फिर से रिन्यू कर दिया। और गवर्नर जनरल की शक्तियां? वो और बढ़ाई गईं। अब गवर्नर जनरल जो थे वो मद्रास या बंबई जैसे प्रांतीय गवर्नरों के बनाए कानूनों को भी रद्द कर सकते थे। यानी सेंट्रलाइजेशन बढ़ रहा था। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक और बहुत अहम और थोड़ी विवादास्पद बात थी। वो क्या थी? इसी एक्ट में ये तय हुआ कि लंदन में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, उसके सदस्यों और स्टाफ की सैलरी अब भारत के रेवेन्यू से दी जाएगी। क्या मतलब भारत के पैसे से लंदन के अधिकारियों का खर्चा? हाँ, यही होम चार्जेस का एक बड़ा हिस्सा बना और ये बोझ भारतीय खजाने पर आप मानिए 1919 तक रहा। बाप रे, ये तो सीधी लूट हुई एक तरह से। ये दिखाता है कि कैसे भारत के संसाधनों का इस्तेमाल सीधे सीधे ब्रिटिश प्रशासन के खर्चों के लिए होना शुरू हो गया था। तो अगर हम इन सबको जोड़कर देखें, पिट्स एक्ट, कॉर्नवालिस के सुधार, चार्टर्स एक्ट, तो इनका निचोड़ क्या है? ये सिर्फ व्यापार के नियम तो नहीं थे?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा थे। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो 1784 से 1793 के बीच ये सारे कदम जो थे वो भारत में एक व्यवस्थित ब्रिटिश प्रशासनिक और कानूनी ढांचा खड़ा करने की कोशिश थे। एक पूरा सिस्टम बनाने की कोशिश। हाँ, शक्तियों का बंटवारा, फिर उनका केंद्रीकरण, कानूनों को एक कोड में लाना जैसे कॉर्नवालिस कोड, और राजस्व की एक पक्की व्यवस्था बनाना जैसे स्थायी बंदोबस्त। ये सब कह सकते हैं कि वो बुनियाद डाल रहे थे जिस पर अगले 100-150 साल ब्रिटिश राज खड़ा रहा। तो ये भविष्य के ब्रिटिश साम्राज्य की नींव के पत्र थे एक तरह से। निश्चित रूप से। और यही से देखिए एक दिलचस्प सवाल भी उठता है सोचने के लिए क्या सवाल? कि ये जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, जिसका मकसद राजस्व में स्थिरता लाना बताया गया, क्या उसी ने अनजाने में किसानों की लंबी चलने वाली बदहाली, उनके शोषण और भविष्य के सामाजिक तनावों की जमीन तैयार कर दी थी? ये वाकई सोचने वाली बात है कि एक सुधार के अनचाहे नतीजे क्या हो सकते हैं।